आपको बताएं, कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अब्दुल्ला अलवी का कहना है कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम में आइंदा 2 साल में 640 मेगावाट बिजली शमसी और विंड एनर्जी शामिल होगी। मुतबादिल तवानाई के प्रोजेक्ट बलूचिस्तान, हब, ओथल, बेला और कराची के सरजानी टाउन में लगाए जाएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अब्दुल्ला अलवी की जो है साफी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। उसमें आइंदा 2 साल में शमसी तवानाई से बिजली के इलेक्ट्रिक सिस्टम में शामिल होने का ये भी खुशखबरी सुनाई और कहा है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम आइंदा 2 साल में 640 मेगावाट बिजली शमसी और विंड एनर्जी शामिल होगी। और बताया है कि ये सोलर और विंड पावर से बिजली पैदावारी कीमत में इससे खातिर ख्वाह कमी होगी। और मुतबादिल ज़राए से बिजली से मुतल्लिक अब तक 40 कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार किया है और कहा है कि सोलर विंड पावर मंसूबे में जो यूरोप, चीन और मशरिक़ वस्ता के 12 कंपनियों ने ज़्यादा दिलचस्पी की है। और बताया मुतबादिल तवानाई के प्रोजेक्ट बलूचिस्तान, हब, ओथल, बेला और कराची के सुरजानी टाउन में लगाए जाएंगे। ये भी बताया कि सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट में तवक्को की जा रही है कि $40 करोड़ की सरमायाकारी होगी। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद का चांद सूरज ग्रहण में पैदा होगा। ईद के चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण के दौरान होगी। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल के मुताबिक इस साल पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक दिन ईद होगी। मजीद जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें इस साल जो है वो माहिरीन फल्कियात ये बता रहे हैं कि ईद जो है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो है वो एक साथ होगी। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल का ये बताना है कि ईद का चांद जो है वो सूरज ग्रहण में पैदा होगा, जबकि ईद के चांद की पैदाइश है वो 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण के दौरान होगी। माहिर फल्कियात का ये भी बताना है कि इस साल पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक ही दिन ईद होगी। नया चांद सूरज और जमीन के दरमियान होगा, जिसको सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण की वजह से जो है वो सऊदी अरब में 8 अप्रैल को चांद नजर आना जो है वो नामुमकिन है, जबकि इसके अलावा जो है वो फल्कियाती जबान में चांद, सूरज और जमीन एक कतार में आने को जो है वो कंजक्शन भी कहा जाता है। 9 अप्रैल को सूरज गुरूब के वक्त जो है वो चांद की उम्र 20 घंटे हो चुकी होगी। ईद के चांद की जो उम्र है वो 19 से 20 घंटे फोटो एक बारीक होता है। ईद के नए चांद का क्रीसन जो है वो 0.5% होगा। अगर मतलब साफ हुआ तो बहुत ज्यादा इम्कानात है कि चांद जो है वो 9 अप्रैल को नजर आ जाएगा। जी आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। इस पर माहिर फल्कियात जावेद इकबाल का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो याद रखिए, जब नया चांद जब पैदा होता है तो उसका जो है जो रोशन हिस्सा जो है ना वो सूरज की तरफ होता है, डार्क हिस्सा ज़मीन की तरफ होता है। तो उस वक्त तो कंजंक्शन जो है तो कभी नज़र नहीं आता है। तो जब 9 तारीख को सूरज गुरूब होगा ख़ास तौर पे कराची में, तो उसकी एज तकरीबन 20 घंटे के करीब हो जाएगी। इसी तरह से उसकी जो पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एल्टीट्यूड कितना है। उसका एल्टीट्यूड भी तकरीबन 10 डिग्री के करीब है। तो ये जो 2 पैरामीटर्स हैं एक नज़र आने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या है, ये चाँद चूँकि सिर्फ 19 से 20 घंटे के दरमियान है, तो ये बारीक बहुत है। जैसे आपने रमज़ान का चांद देखा था तो आपने देखा था वो काफ़ी जो मोटा था, तो उसकी जो हम इल्यूमिनेशन जो विड्थ कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं वो 2%। जो टोटल जो सर्कुलर फुल चांद जब होता है तो उसका जो 2% सिर्फ रिसेंट जो है वो विजिबल था रमज़ान का चांद। इस वक्त सिर्फ 0.5% जो है, जब हम 9 तारीख को सूरज गुरूब होने के बाद चांद देखेंगे तो उसकी जो इल्यूमिनेशन जो है वो तकरीबन 0.5% है। तो वो बहुत बारीक होगा। तो इसलिए जितने भी जो कैलेंडर्स हैं या प्रेडिक्शन है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन परफेक्ट हुए तो चांद नज़र आने का इम्कान है। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। मलबूसात, ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी के लिए खवातीन का रश लग गया। मजीद जानते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जो है वो अपने इख्तिताम के ऊपर गामज़न है। मार्केट और बाज़ारों में जो है वो शहरियों की ख़रीदारी का जो है रश बढ़ता चला जा रहा है। मीठी ईद की तैयारियों के लिए शहरी जो है वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी जो है वो मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी के लिए शहरियों का रश जो है वो बढ़ता चला रहा है। कोई अपनी मनपसंद के लिए सूट का कपड़ा लेने के लिए यहाँ पे है, तो कोई दीगर अशिया की चीज़ों के लिए जो है यहाँ पे मौजूद है। कोई अपनी मनपसंद जो है वो कपड़े ले रहा है, तो कोई मैचिंग की चूड़ियाँ ले रहा है, तो कोई मेहंदी वगैरह और दीगर चीज़ें ले रहा है। इस वक्त एक हमारे मुझसे मौजूद भी इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि कैसा जो है वो अब की दफ़ा का है, लोगों का रुझान कैसा है, आवाम आ रही है, रश ज़्यादा है आखिरी अशरे के अंदर? जी ज़्यादा है।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो खवातीन का भी जो है वो खासा रुझान है मार्केटों के अंदर, बाजारों के अंदर, शहरियों का रश बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो यहाँ पे शहरियों की आमद का सिलसिला जो जारी है। मीठी ईद की तैयारियों के लिए शहरी जो है वो मार्केटों और बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ चूड़ियाँ, कपड़े और दीगर जो है वो मैचिंग की चीज़ों की तलाश में शहरी बाजारों का रुख कर रहे हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें लेने के लिए यहाँ पे मार्केटों में मौजूद हैं। जी छोटी ईद की तैयारियां अपने उरूज पर। कपड़ों की खरीदारी के बाद दुपट्टे को पीको करवाने की भाग दौड़ शुरू। पीको की दुकानों पर भी खवातीन का रश लग गया। दुकानदारों का कहना है कि खवातीन का मुतालबा होता है कि सबसे पहले उनका काम किया जाए। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा हमना निसार से। जी हमना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ईद की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल को पहुंच रही हैं और जहां लोग ख़रीदारी कर रहे हैं वहीं पर रेडीमेड कपड़ों के अलावा जो लोग दुपट्टे ले रहे हैं उसमें पिको का काम, ओ लॉक का काम भी लाजमी किया जाता है। और हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो आप लेस वाली पिको कर रहे हैं, क्या कीमत है उसकी? ये होती है 150 रुपीज़ की होती है ना। ये लेस वाली पिको होती है, बारीक सी, सोबर सी, अच्छी सी होती है ना, प्यारी सी। डिज़ाइनिंग और भी है, और भी डिज़ाइनिंग लगे हुए हैं, हाथ के डिज़ाइनिंग भी होते हैं, लेसिस भी होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी पिको होती हैं ना। ये टसल वाली इस टाइप की होती है ना, ये टसल हैं, इनमें कलर भी होते हैं, डिज़ाइनिंग भी होती हैं। तो 300 रुपीज़ के होते हैं ये, और भी प्राइस अलग अलग होते हैं, इनके डिज़ाइन भी अलग अलग होते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, ईद के मौके पे आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, जो भी यहाँ पे ग्राहक आते हैं आपके पास, तो उनका क्या प्रेशर रहता है, कितना दुकान पे रश रहता है और किस तरह वो परेशान भी कर रही होती हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। रोज़े के टाइम के बाद अगर आप आएंगी 8:30 बजे के टाइम, उसके बाद फिर एक के ऊपर एक कस्टमर यहाँ चुपका होता है, रश लगा होता है। सबसे पहले बोलती है सबसे पहले मेरा 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 मेरा। पीको वाले रोज़ा भी नहीं खोले, सबसे पहले मेरी पीको करके दे दें और बस जान छुड़ाएं। अभी सुबह से मार्केट बंद थी, सुबह तकरीबन मैं बाहर खड़ा हूँ 11 बजे से, एक के बाद एक कस्टमर आ, कब खुलेगी मार्केट, कब होगी पीको, कब खुलेगी मार्केट, कब होगी, काजवल लक्का होंगे, बहुत सारी बातें करने के लिए आ गए कस्टमर। बहुत शुक्रिया। और ये ख़वातीन में तो अक्सर ये मुकाबला रहता है कि सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, ताकि सारी तैयारियां मुकम्मल करके ईद के रोज़ सबसे खूबसूरत वो ही लगें। हर खातून जो होती है उनकी ख्वाहिश यही होती है कि ईद के दिन वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएँ, और इस हवाले से वो अच्छे कपड़े लेती हैं, ज्वेलरी भी लेती हैं। तो इस हवाले से जब दुपट्टे लेती हैं तो दुपट्टों को भी वो लोग इस कदर खूबसूरत बना रही होती हैं पिको के ज़रिए। और आजकल जितने नए डिज़ाइंस आए हैं वहाँ पर मार्केट पर रश इस हवाले से काफ़ी दिखाई देता है। जी, सेनेट में सिंध की 12 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 7 जनरल नशिस्तों, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम की नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध की 12 नशिस्तों पर कामयाब होने वाली उम्मीदों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से 7 जनरल नशिस्तों और 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। सिंध से 7 जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सैयद मसरूर अहसन, दोस्त अली जैसर, अशरफ जतोई, काजिम अली शाह, नजीम भुट्टो, एमसीएम के आमिर चिश्ती और जबकि आजाद उम्मीदवार सकल वाबदा जो है वो कामयाब हुए, इसका नोटिफिकेशन जारी किया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के जमीर एहसन घोमरो और सरमद अली जो है वो कामयाब हुए। खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की कुरतुलैन मरी और रुबीना कायम खानी, जबकि अक़लियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पोंजो मिल जो है वो कामयाब हुए। जी, अक्सर शायद हमें अपडेट कर रही थी, आपके बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। रिटायर्ड अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की तफसीलात तलब। सैयद आसिफ हैदर शाह बोले, रिटायर्ड अफसरान से सरकारी गाड़ियां फौरी मंगवाई जाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर सरकारी ज़मीनों पर इंक्रोचमेंट के खात्मे को यकीनी बनाएं। आइंदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नहुड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदर सेक्रेटरी कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में चेयरमैन तरक्की ममसावत बोर्ड, चेयरमैन एंटी करप्शन समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने इजलास में शिरकत की है। इजलास में खास तौर पर जो रिटायर्ड अफसरान है जिनके पर सरकारी गाड़ियां कब्जे में है, पूरे तौर पर गैर गाड़ियां वापस करने और रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन का जो मामला है उसको डिजिटल करने का भी फैसला कर लिया गया है। इजलास में वाज़ह तौर पर चीफ सेक्रेटरी ने अहकाम जारी किए कि जो कोर्ट मैटर है इस वाले से तमाम महकमों में अलग जो है इनके सेक्शन कायम किए जाए और पूरी तौर पर केसेस को भी निपटाने के हवाले से इकदाम किए जाए। इसके अलावा तमाम महकमों में इस्लाहत लाने और खास तौर पर जो अदालती फैसले हैं उन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और तमाम महकमों में फोकल पर्सन भी तैनात करने के अहकाम दिए गए हैं। इसके अलावा
अगले इजलास में जो है तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी का भी जायजा लेने का फैसला कर लिया गया है। जी आज़ाद नोरियो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ईद से कबल डाकू ईदी बटोरने लगे। शाह लतीफ टाउन में दर्जी की दुकान पर डकैती। मुलजिमान दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। देखिए जी, ये कराची के इलाके जिला मलीर का शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद का इलाका है। वहाँ का सेक्टर 17A है जहाँ पर ये वारदात पेश आई। सीसीटीवी फुटेज जो सिटी 21 को मौसूल हुई है, इसमें वाले तौर पर देखा जा सकता है मुसल्लह मुलजिमान को। ये मुसल्लह मुलजिमान जो है सेक्टर 17A की एक जो है दर्जी की दुकान है, जहाँ पर आजकल आपको पता ही कि ईद करीब करे है, तो ईद की वजह से काफ़ी रश होता है। तो उस दुकान में मुसल्लह अफराद दाखिल हुए। उन्होंने वहाँ मौजूद अफराद को और दर्जी और टेलर मास्टर समेत तमाम लोगों को जो है असले के जोर पर यरगमाल बनाया है और इनसे असले के जोर पर जो है वो नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। उसके बाद फरार हो गए। वाकई की इत्तला जो है शाह लतीफ टाउन पुलिस को दी गई है। हमारी शाह लतीफ टाउन पुलिस से बात भी हुई है, तो उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उनको भी मौसूल हो चुकी है और वो उसी की बिना पर जो है तफ्तीश कर रहे हैं और जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी मेराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें। MQM के रुकने असम्बली ताहा अहमद ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए मुआवजे का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर MQM पाकिस्तान ने खामोशी तोड़ दी है। MQM के रुकने सिंध असम्बली ताहा अहमद ने सिंध असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई है, जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए मुआवजे का मुतालबा किया गया है। इस करारदाद में ये कहा गया है कि रवा साल अब तक 50 से ज्यादा शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं, जबकि स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों मरने वाले ज्यादातर नौजवान थे। करारदाद में ये कहा गया है कि बाज़ शहरी जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान जाँ बहक हुए हैं, अपने घर के वाहिद कफील थे। इस वक्त मुल्क में मुआशी बहरान है और बढ़ती महंगाई ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ दी है। लिहाजा सिंध हुकूमत जो है स्ट्रीट क्राइम से जाँ बहक होने वालों को 50 लाख रुपए जो है बाकायदा तौर पर मुआवजा अदा करे, जबकि जो भी स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों अपनी कीमती जानों से महरूम हो रहे हैं, उनके अहले खाना में से किसी एक फर्द को जो है सरकारी नौकरी भी दी जाए। करारदाद में ये कहा गया है कि मुख्तलिफ शहरों की तरह कराची में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, जबकि पुलिस के आला अफसरान से पूछा जाए कि मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कितने SHOs हैं जिनका ताल्लुक कराची से है। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से MQM के रुकने सिंध असम्बली ताहा अहमद ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप तमाम लोगों के इल्म में है कि इस शहर में स्नैचिंग के बाद लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम में जो लोग मरे हैं उनकी तादाद जनवरी 2024 से आज तक अगर हम देखें तो 50 से ज़्यादा लोग हैं। हमारी करारदाद में हमने ये गुजारिश की है, हमने ये मुतालबा किया है कि इन तमाम लोगों के लवाहिकीन को कंपनसेशन दिया जाए। इन तमाम लोगों के लवाहिकीन में से किसी एक को नौकरी दी जाए, उनकी तालीम के मुताबिक इन तमाम लोगों को लुक आफ्टर किया जाए। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करे। अगर सिंध हुकूमत लोगों की जानों की हिफाजत करने में फेल हो रही है तो उनको चाहिए कि लोगों को कंपनसेशन दें। हम लोग इस बात को समझते हैं कि इंसानी जान का नैमुल बदल कोई नहीं है। जिसके घर से उसका प्यारा चला गया, उसको अगर आप पूरी दुनिया की दौलत भी दे देंगे तो वो उसके जो शहादत उसके घर में हुई है उसका कंपनसेशन नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी भी कोई चीज़ है। जो लोग ज़्यादातर मर रहे हैं वो अपने अपने घरों के वाहिद कफील हैं, जो हलाल की रोजी कमाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आम इंतखाबात में धांधलियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने खुर्मशेर जमान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, आज इलेक्शन नताइज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। इसमें तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्मशेर जमान ने भी जो है इलेक्शन नताइज को चैलेंज किया था। उसकी दरख्वास्त पर आज अदालत ने पीपल्स पार्टी के कामयाब रुकन कौमी असेंबली मिर्जा इख्तियार बेग और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर
जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने दीगर उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर भी समाअत करते हुए मुतल्लिका हुकाम में इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किए गए हैं। जी मुमताज़ जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमत में इजाफे के लिए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने जवाब जमा करा दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में दूध की कीमतों में इजाफे के लिए डेयरी फार्मर एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज कमिश्नर कराची की जानिब से इस दरख्वास्त पर अपना जवाब अदालत में जमा करा दिया है। कमिश्नर कराची के जवाब के मुताबिक अक्टूबर 2023 में दूध की कीमतों में 17 रुपये का जो है वो इजाफा किया गया था, जबकि इजाफे से मुतल्लिक जो इजलास हुआ था जिसमें 15 जो थे वो स्टेक होल्डर भी शामिल थे। लिहाजा इनका कहना है, कमिश्नर कराची ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये जो दरख्वास्त है ये गैर मौसर है, लिहाजा भारी जुर्माना आयद करके ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है दरख्वास्त गुजार से जवाब तलब कर लिया है। जी, असलहा लेकर घूमना महंगा पड़ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गैर लाइसेंस याफ्ता असलाह रखने वाले मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, गैर लाइसेंस याफ्ता इंपोर्टेड असलहा रखने का केस पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अजय नारायण को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है मुलजिम से जो है तलाशी के दौरान असलहा बरामद किया गया और जब लाइसेंस का पूछा गया तो मुलजिम जो है वो असलहा का लाइसेंस पेश ना कर सका, जिसके बाद असलहा कब्जे में लेकर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और इसे जो है वो अदालत में पेश किया। जबकि पुलिस का मजीद ये भी कहना था कि असलिये की जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो अब करवाएंगे, जबकि जो तफ्तीश का दायरा कार है वो मजीद वसी करेंगे। वाकई का मुकदमा जो है वो थाना पाक कॉलोनी में दर्ज किया गया था। जी, साबिक सदर कराची टैक्स बार ज़ीशान मचटला ने ताजिर दोस्त स्कीम को मुश्किल करार दे दिया। कहते हैं FBR ताजिर दोस्त स्कीम बिना मुशावरत लाई। 30 अप्रैल तक लाखों ताजिरों की ताजिर दोस्त में रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं। ताजिरों पर जुर्माना कैसे होगा? अगर डाटा है तो पहले क्यों रजिस्टर नहीं हुई? अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। कराची टैक्स बार के साबिक सदर ने ताजिर दोस्त स्कीम पर सवालात खड़े कर दिए। ज़ीशान मर्चेंट बोले, ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन का अमल मुश्किल कर दिया गया। SRO में साफ कहा गया है कि तमाम दुकानदारों को स्कीम से रजिस्टर होना लाजमी है। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की मोहलत दी गई है। ईद के बाद 15 अप्रैल से काम शुरू होगा, तो 15 रोज में कैसे लाखों ताजिर रजिस्टर होंगे? तो आपने 15 दिन में जो है तकरीबन 30 लाख लोगों को रजिस्टर करना है, क्योंकि छुट्टियां भी हैं। हाँ, वो 15 दिन मैंने हटा के इसलिए कहा कि आप 15 तारीख से आएंगे, 1-2 दिन तो ईद मुबारक करते रहेंगे, तो 16-17 तारीख के बाद से काम शुरू करना है। तो 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पाकिस्तान में 2013 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 30 लाख रिटेलर हैं। तो हम यही तस्वीर करते हैं कि 2013 से आज 2024 में 30 लाख ही रिटेलर हैं, बड़े नहीं हैं कोई। तो वो 30 लाख रिटेलर्स को आपने जो है कोई 15 दिन में मैक्सिमम रजिस्टर हो जाना है उनको। ज़ीशान मर्चेंट ने कहा कि तमाम दुकानदारों को ताजिर दोस्त से रजिस्टर होना है। अब कौन कौन इसमें रजिस्टर होगा, कितना टैक्स देना होगा, ये भी सवाल है। अभी तो पता ही नहीं है कि क्या सबको रजिस्ट्रेशन करनी है या सिर्फ रिटेलर को रजिस्ट्रेशन करनी है या होलसेलर को भी करनी है या डिस्ट्रीब्यूटर को भी करनी है। करनी किसको है, पहले तो ये वजह हो जाए कि करनी किसको है, क्योंकि SRO जो है, जो रूल्स हैं उसमें लिखा है एवरी ट्रेडर और शॉपकीपर। तो शॉपकीपर में तो अकाउंटेंट भी आ जाता है, तो क्या वो अकाउंटेंट जो किसी दुकान में काम कर रहा है तो क्या वो भी ट्रेडर है? तो पहले ट्रेडर वजह कर देंगे, ट्रेडर में कौन कौन आएगा। कराची टैक्स बार के साबिक सदर ने कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम पर किसी भी ताजिर तंजीम या टैक्स बार एसोसिएशन से मुशावरत नहीं हुई। ऐसी शराइत लगाई गई हैं जो पूरी करना नामुमकिन है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।